शाह साहब, अगर कुछ लोग अल्लाह से दूर हों, दीन से दूर हों, उनकी तरफ से इस तरह की हरकत तो समझ आती है, लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बज़ाहिर नेक साले शख्स वो भी ख़ुदकुशी कर लेता है। इसकी क्या वजह है? बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। और ये साफ़ी साहब, इस सवाल में आपकी इजाज़त से मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े कामयाब लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग और बाज़ औक़ात बड़े दीनदार लोग या दीनदार फैमिलियों के बाज़ औक़ात बच्चे भी खुदकुशी कर लेते हैं। अब जब इस पे रिसर्च की जाती है तो पता लगता है कि इसका खुदकुशी करने का कोई ताल्लुक एजुकेशन से, पैसे से, ओहदे से, नाम से, शोहरत से और दीनदारी से नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि कोई अगर दिल का मरीज़ है और हम उसे कहें कि यार आप अच्छे बंदे हो, आप हार्ट के स्पेशलिस्ट भी और दिल के मरीज़ भी हो, वो कहेगा क्योंकि बॉडी है और बॉडी में हार्ट है तो ये हार्ट जो है बीमार हो सकता है, ट्रिपल वेसल हो सकती है। एक शुगर का डॉक्टर ऐसा हो सकता है जो शुगर का बड़ा अच्छा डॉक्टर है और लेकिन वो शुगर का मरीज़ भी है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो आंखों का ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है बड़ा अच्छा, और लेकिन उसकी आंखों की नज़र अपनी कमज़ोर है और उसको कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है, ऐनक लगानी पड़ती है। लिहाजा हम खुद देखिए साफ़ी साहब, हम कम्युनिकेशन के लोग हैं, आप और मैं, बाज़ औक़ात हम नहीं कम्युनिकेट कर पाते। आप और मैं मुख्तलिफ़ तरह के हम चैलेंज इस वक्त हमारे पूरा जो मीडिया इंडस्ट्री है, सेलिब्रिटीज़ हैं, फेस कर रहे हैं। हम बाज़ औक़ात बता नहीं पाते यार असल में हम क्या क्या रहे हैं। हमें लगता है कि जी हम इस जमात के साथ हैं या इसके साथ हैं, लेकिन देखने वाले को लग रहा है हकीकत में तो हम मुल्क के साथ हैं, मुल्क की तरक्की के साथ हैं और मुल्क की जो है वो एक ग्रोथ के साथ हम जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं मुल्क तरक्की करे और कोई ऐसी जमात है, ऐसे हालात हों कि मुल्क आगे बढ़ सके। अब ये जो एक मजहबी लोगों के अंदर भी ये रुझान पाया जाना है, उसकी वजह दरअसल हर वो शख्स जिसमें कोई बीमारी पाई जाती है और नफसियाती बीमारी है, बेबसी पाई जाती है और यासियत पाई जाती है, मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दुनिया में इस वक्त इकिगाई का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इकिगाई एक बड़ी कमाल की किताब है, आज की दूसरी किताब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ये जापानीज़ बेसिकली एक फ़लसफ़ा है इकिगाई के नाम से। ओकिनावा एक जजीरा है जी जापान का, जहाँ पे लोगों की उम्र 100 साल हो जाती है और 100 साल उम्र होने के 9 फैक्टर्स में एक टॉप का फैक्टर जो है वो ये है कि ये लोग मीनिंग ऑफ लाइफ को ढूंढते हैं। ये काम बराए काम नहीं करते, ये काम में ढूंढते हैं मैं कर क्यों रहा हूँ, और तादेर ये काम करते रहते हैं, ये रिटायर ही नहीं होते, ये काम से खुशी लेते हैं, काम से तनख्वाह तो सारे कमा लेते हैं। वो शख्स खुशकिस्मत है जिसको काम से खुशी मिलती है और इस खुशी पाने की वजह से इनमें खुदकुशी का रुझान कम देखा गया। वो तमाम के तमाम लोग जो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को मानते हैं, गाड़ी बड़ी कर लेते हैं, घर बड़ा कर लेते हैं, पैसे अच्छे कमा लेते हैं, पोजीशन गेन कर लेते हैं, मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं मिलते। मीनिंग ऑफ लाइफ का मतलब ये है कोई ऐसा काम जिससे इत्मीनान मिले, जिससे अंदर का रांझा राजी हो, जिससे एक फुलफिलमेंट का एहसास हो कि मैं दुनिया में आया था और ये काम करने के लिए आया था। तो ये जो रुझान है, जो मैंने 10 ट्रेंड बताए हैं सैड पर्सन्स के, ये अगर किसी में भी पाए जाते हैं, वो जितना मर्जी ताकतवर है, वो जितना मर्जी मजहबी है, वो जितनी मर्जी डिग्री ले, हाँ ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अल्लाह पे तवक्कल, अल्लाह पे भरोसा और दीनदारी बंदे को बचा सकती है, रेस्क्यू करने का सोर्स है। लेकिन याद रखिए ये एक सोर्स है। किसी बीमार को हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नमाज़ें पढ़ें उसको हार्ट अटैक नहीं होगा, उसको आखिर सर्जरी करवानी पड़ेगी, उसको बाईपास करवाना पड़ेगा, उसको ट्रिपल वेसल है तो ओपन हार्ट सर्जरी होगी। तो जो इबादत है वो ये तो हो सकता है उस इबादत और दुआओं की वजह से अच्छा डॉक्टर मिल जाए, जल्दी सेहत याब हो जाए, अल्लाह पे तवक्कल करने की वजह से जल्दी उसके पाँव ज़मीन पे लगने शुरू हो जाएं और वो दोबारा से फंक्शनिंग हो जाए। लेकिन याद रखिए इबादत जो हैं वो सब्सिट्यूट नहीं है इलाज का, इलाज भी शरीयत में इनकरेज किया गया। तो ये तमाम के तमाम लोग जो मज़हब को भी फॉलो करते हैं और सैड भी होते हैं, डिप्रेशन के मरीज़ भी होते हैं, इनको अपना इलाज करवाना चाहिए और इसको टैबू नहीं बनाना चाहिए। हमारे मुल्क और माशरे में हम नफसियाती बीमारियों को टैबू की शक्ल में पेश करते हैं। जिस तरह कोई भी शख्स जो है उसके मैदे में दर्द हो सकती है, उसका गुर्दा ख़राब हो सकता है, उसका लीवर प्रॉब्लम में हो सकता है, इसी तरह नफसियाती आर्ज़ें हैं, उनको भी अगर हम फेस कर रहे हैं तो हमें फौरी तौर पे किसी अच्छे मौलिज की तरफ जाना चाहिए। ये टैबू के मामले पे मैं अलग से आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आता है कि ये जो ख़ुदकुशी करने वाला होता है वो तो चला जाता है, लेकिन सवाल ये कि उनके पसमानदगान पे फिर उसके क्या नफसियाती और समाजी असरात मुरतब होते हैं। अच्छा देखें जी, अब एक तो जो ख़ुदकुशी की मैं 2 शक्लें आपको बताने लगा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये भी ख़ुदकुशी की शक्लें ही हैं। एक ख़ुदकुशी की शक्ल वो है जो बंदा नशा करने लग पड़ा, वो दरअसल अपने आप को मारते मारते मार रहा है। अब होता क्या है कि जब भी कोई वन अटेम्प्ट पे मार गया या नशा करते करते मार गया, उसकी फैमिली सोसाइटी को फेस नहीं कर सकती।
साफ़ी साहब वो कहती है कि जी हम किस तरह फेस करें, दुनिया सारी की सारी जो है वो क्या कहेगी कि इतने कामयाब फैमिली थी, इतने पढ़े लिखे थे और अमेरिका में भी जाते थे और दुनिया भी देखी हुई थी और इतना पैसा भी कमाया था और इतनी पोजीशन भी थी इन साहब की, उसके बावजूद इनके बच्चे ने खुदकुशी कर ली है। लिहाजा लोग आपको इस तरह की इत्तला मिलेगी जी रात को बच्चा सोया सुबह उठा ही नहीं, वो हकीकत नहीं बता पाते। बाज़ औक़ात हमें बच्चा जो है वो किसी पार्क में गिरा मिलता है और पता लगता है कि वो डेड था, पता लगता है जो इंजेक्शन उसने लगाया नशे का वो गलत वेन में लगा दिया, उसने जाके हार्ट को चौक कर दिया, या उसने कोई ऐसा नशा ले लिया जिससे ब्रेन की डेथ हो गई है, ब्रेन हैमरेज हो गया। सो अब ये जो बाद में फैमिली फेस करती है, मैं आपको बता नहीं सकता कि किस कदर ये बड़ा ड्रामा होता है, क्योंकि इंसान के लिए बिलखसूस वालिद वालदा के लिए एक बच्चे की जो मौत है वो बहुत ही संगीन एक दुख और बड़ा दुख होता है। आपके इर्द गिर्द आपके साथ घूमते फिरते चलते लोग अगर खुदा न खास्ता अचानक आपको इत्तला मिलती है, सिविल सर्वेंट साहब देख लीजिए, मैं नाम तो नहीं कोट करूंगा, कि अचानक इत्तला मिलती है किसी डिप्टी कमिश्नर ने खुद को ख़त्म कर लिया या किसी एसएसपी ने ख़त्म कर दिया, या पता लगता है जनाब एक नया असिस्टेंट कमिश्नर आया था, अभी साल डेढ़ की सर्विस थी, उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली है। अगर आप जाके ढूंढेंगे इनकी फैमिलीज शदीद ट्रामा का शिकार हुई, फिर एक टैबू इनके ऊपर लग गया क्योंकि वो फैमिली को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। हालांकि मल्टीपल फैक्टर्स में मैं एक फैक्टर ये भी गिनवा चुका हूँ कि फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके घर में अगर कोई सैड रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, उसको फैमिली की हेल्प की ज़रूरत है। इसी तरह इन फैमिलीज़ के साथ एक और जो बड़ा चैलेंज होता है, इस फैमिली में डिप्रेशन फिर सरायत कर जाता है, यानी जाने वाला तो चला जाता है, मैं समझता हूँ उसकी मौत एक बार होती है, लेकिन पीछे जो फैमिली है वो रोज़ मरती रहती है, वो इस दुख में मरती रहती है कि इतना प्यारा था, अच्छा खासा हमने पाला था, ज़िंदगी गुजर चुकी थी, क्यों ना ये अपने आप को बचा लेता। अच्छा, खुदकुशी की जो दूसरी शक्ल है, ये वो लोग हैं जिनको गम से मोहब्बत हो जाती है। अब साफ़ी साहब आप कहेंगे गम से कैसे मोहब्बत हो सकती है, तो बाज़ लोग बेचारे उनको पता नहीं लगता कि जिस गम उनके साथ जो बीता होता है वो रिपीट एंड रिपीट उनका माइंड जैसे एक काउ च्यू करती है, जुगाली करती है, माइंड भी च्यू करता रहता है। तो वो एक माजी के गम को बार बार च्यू करते रहते हैं तीन शक्लों में। पहली शक्ल होती है माइंड में चलता है, दूसरी शक्ल है वो दूसरों से डिस्कस करते हैं, तीसरी शक्ल है वो अलाउ करते हैं कोई और डिस्कस करे, वो परमिशन देते हैं कि उनसे उनके दुख की बात की जाए। लिहाजा माइंड में हर वक्त एक सैड कैफियत होती है और हर वक्त वो अपने गम को सोचते रहते हैं, गम को डिस्कस करते रहते हैं। गम माजी बन चुका होता है, उसे छोड़ के दफन करके आगे जाना होता है, लेकिन वो उस गम को हरा रखते हैं। जैसे जख्म को ऊपर जो एक स्क्रैच के एक बन जाता है, कवर हो जाता है, ब्लड का क्लॉट बनता है, उसको अगर बार बार हटाया जाए तो वो जख्म कभी भी सूखता नहीं है। उसको हरा होने के लिए नेचुरल एक हीलिंग होती है। वक्त, नींद और कंपनी, सोशल होना, ये तीनों गम के सोल्यूशंस होते हैं। गम शुरू में पहाड़ होता है, वक्त गुजरे तो वो एक कंकर बन जाता है। और दूसरी चीज़ मैंने कही है, टाइम जितना गुजरता है गम ने छोटा होना होता है। और तीसरी चीज़ सोशल होना, जितना ज़्यादा फंक्शनिंग होते हैं, लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिव होते हैं, लाइफ में काम करते रहते हैं, बिजी रहते हैं, उतनी जल्दी आप गम को बुला लेते हैं। तो इनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा सदमे का शिकार हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। अगर ये खुदकुशी करने वालों को पता लगे कि बाद में इनकी फैमिली के साथ क्या बीती है, तो खुदा की कसम वो कभी खुद को ख़त्म ना करें। अच्छा, एक ये भी कि अगर किसी बंदे में खुदकुशी के अलामात नज़र आ जाएं तो हम किस तरह फौरी तौर पर उनकी मदद कर सकते हैं या उनको रोक सकते हैं उस काम से? साफ़ी साहब देखें, क्योंकि ये खुदकुशी के रुझान और अलामात देखने के बाद ये ऐसे नहीं है कि हम 1122 पे कॉल करें, ये ऐसे नहीं है कि हम 15 पे कॉल करें पुलिस आ जाए। ये इंतहाई एक टेक्निकल प्रोसेस है कि आप ये इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे लेने के, एक ऐसा शख्स है जिसने अपने साथ बम बांधा हुआ है और उस बम बांधने से उसने खुद को ख़त्म करना है। अब आपका आर्ट है कि आप उससे इंगेज कैसे करते हैं, आपकी उसकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी होती है, आप उससे बातचीत कैसे करते हैं। अब हमारी ये ट्रेनिंग नहीं है। मैं मिनिमम इसके 3 सोल्यूशन बता देता हूँ जो बड़े कॉमन सेंस बेस्ड हैं। नंबर 1, पहली बात ये याद रखिए, अगर आपका उससे डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है तो कोई बंदा ढूंढे जिसका उसके साथ ताल्लुक अच्छा और कम्युनिकेशन अच्छी है, और उसको इतला दें कि भाई आप बचा सकते हो, सारी खिड़कियाँ बंद हो चुकी हैं, एक खिड़की खुली है जिसमें ये बातचीत कर रहा है और वो आप हो। अगर आपका डायरेक्ट ताल्लुक है तो फिर खुदा के लिए जो लास्ट होप है वो आप ही हैं, और आप मेहरबानी करके उससे बातचीत ज़रूर करें और डायरेक्ट बात ना करें, उसको इंगेज करें, उसको खाने पे बुला लें, उसके साथ टाइम गुजारें, उसको सुनें, उसको वेंट आउट करने का मौका दें। ये जिस तरह खाना अंदर जाता है ना और हजम ना होना हो तो उल्टी आ जाती है, वॉमिट आती है, वॉमिटिंग से क्या होता है, मतली आती है और आप नॉर्मल हो जाते हो। इसी तरह हमारे अंदर कई थॉट्स होती हैं, कई बिलीव्स होती हैं, वो भी वॉमिट मांग रही होती हैं, वो भी मतली मांग रही होती हैं। और वो वेंट आउट का मतलब ही ये है कि आप किसी के साथ बैठें जो जज ना करे, जो आपको परखे ना, जो आपको राय ना दे, जो आप पे सख्त कमेंट ना करे, और वो चुप करके आपको सुन ले।
ऐसे लोग माशरे में बहुत कम हैं, क्योंकि सोसाइटी ओवरऑल ये पिछले 2.5 साल से, साफ़ी साहब आप जानते हैं कि हमारी जहनी जो अमराज हैं वो बढ़ गए हैं, तलाक़ें ज़्यादा होने लग पड़ी हैं। WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारा मुल्क जिस तरह का है, तरक्की पजीर मुल्क है, इसमें जहनी बीमारियाँ शदीद बढ़ चुकी हैं। लोग सड़कों पर लड़ रहे हैं, खावंद बच्चों को मार रहा है, बीवी को कत्ल कर रहा है, और आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं जो पहले कभी हुए ही नहीं है। बड़ी तेज़ी के साथ लोगों में यासियत, नाउमीदी और डिप्रेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गया। मैं एक यहाँ पर ये भी कोट करूँ, मेरा एक क्लाइंट था साफ़ी साहब, जो फार्मास्यूटिकल में, एक ऐसी फार्मास्यूटिकल थी जो साइकेट्री की मेडिसिन बेचते थे, और मेरे पास उनकी सेल्स फोर्स की कुछ ट्रेनिंग्स थी। तो पिछले 2-3 सालों में उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं है, और हमने फिर एक दिन मेल की उनको और उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको क्या हमारी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। तो उनका जवाब ये आया, उन्होंने ईमेल में नहीं, उन्होंने फिर कॉल करके हमें बताया, उनका जवाब ये आया कि अब हमें आपके सेल्स की मोटिवेशन की और ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो वजह जब पूछी, उन्होंने कहा जी वजह ये दवाइयाँ खुद ही बिक रही हैं। पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है जिसमें किसी भी आप फार्मेसी पे जाके डिप्रेशन की दवाइयाँ ले सकते हैं, नींद की, डिप्रेशन की, बाइपोलर की, मूड स्टेबिलिटी की, शदीद एंग्जाइटी की, इतनी दवाइयाँ बिक रही हैं। मैं अगर आपके साथ वो फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करूं तो हमें को सू ना कर दे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें से कई दवाइयाँ साफ़ी साहब अरबों में बिक रही हैं। 1.5-2 अरब रुपए की एक एक गोली की सेल है पाकिस्तान में, और वो डॉक्टर लिख के नहीं दे रहा। आपकी ज़हनी बीमारियाँ इस तेज़ी के साथ बढ़ी हैं पिछले 2.5 सालों में, 3 सालों में। लोगों को होप नज़र नहीं आ रही, लोगों को कल में मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, लोग पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हैं, लोगों के मुआशी हालात अच्छे नहीं हैं, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे बड़े लड़े हैं, और जिन घरों के बड़े लड़ते हैं उन घरों में जहनी मरीज़ बढ़ जाते हैं, नशई बढ़ जाते हैं, क्रिमिनल बच्चे हो जाते हैं। और यही हालत हमारी हो चुकी है। हमारे बड़ों ने लड़ लड़ के इन 76 सालों में हमें वहाँ पहुँचा दिया है कि इस वक्त 1/5 आपकी कौम जो है वो जहनी बीमारियों की शिकार हो गई है।